कंपनी का मतलब है रोजी रोटी कमाना और कुछ अलग नहीं है। कंपनी की परिभाषा अलग है। तो सामान्यतः इसके परिचय में आप लिखोगे कि कंपनी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो कंपनी लैटिन शब्द है, इसी दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, कम और पेनिस। कम का मतलब है साथ साथ और पेनिस का मतलब है रोटी। तो इसका दोनों शब्दों को जोड़ के जो अर्थ निकलेगा वो ये भाव है कि साथ साथ रोटी। और रोटी खाने से मतलब यह है कि रोटी कमाओगे। तो रोटी कमाने का मतलब जो आम भाषा में बोला जाता है रोजी रोटी, तो कंपनी का लैटिन भाषा में जो उत्पत्ति हुई है उसका यही अर्थ निकलता है कि रोजी रोटी। तो रोजी रोटी कमाने से इसका जो आशय है और साथ साथ कमाने से है। तो साथ साथ का मतलब कम से कम दो लोग होंगे। अकेला आदमी कंपनी नहीं है। फिलहाल अब बन गया है, एकल कंपनी भी बन गई है नए कानून से। पहले कम से कम दो लोग होते थे, क्योंकि साथ चाहिए है तो वो दो लोग चाहिए हैं। तो दो लोगों से ज्यादा, दो या दो लोगों से ज्यादा मिलकर जो लोग रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते थे उसको पहले कंपनी कहा जाता था। और यहां तक कि सामूहिक भोज को, जो हमारे यहाँ भंडारा जिसे कहा जाता है ना, दावत, तो सामूहिक भोज को इकट्ठे होकर खाना खाने के समूह में, उसको भी कंपनी कहा जाता था। आज चीजें बदली हैं, हम थोड़ा हाईटेक हुए हैं, कानून बने हैं। तो जब कानून बने हैं तो उस हिसाब से फिर बाद में कंपनी अधिनियम बन गया। और कंपनी अधिनियम में यही भाव यही है, ध्यान रखना। वहां कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा धारा 220 में है, 220। और 220 आपसे ये कहती है कि कंपनी शब्द का अभिप्राय वही माना जाएगा जो कंपनी अधिनियम की अंतर्गत है। यानी उसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी शब्द से अभिप्रेत है, कोई खास उन्होंने परिभाषा नहीं दी। तो इसका भाव यही है कि एक समूह बनाकर आप कोई काम करते हैं जिससे आप जीवन यापन के लिए, वही मकसद रोजी रोटी कमाना है। तो इसका अर्थ भी वही है। धारा याद रखना 220, ठीक है। तो आजीविका के लिए जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं उसको कंपनी कहा जाता है। अब आप अलग अलग राइटर के नाम लिखकर, इसमें जो किताबें हैं जो भी आपके पास है उनका नाम लिख के और इसमें आप लिख लेना कि स्वरूप क्या है। तो देखो यहां हम लोग तीन चीजें कह सकते हैं। कंपनी एक निगमित निकाय है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। इसको निकाय को आप व्यक्ति भी कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, व्यक्ति का मतलब समझते हो आप लोग। व्यक्ति में हम भी आते हैं, हम ही आते हैं, क्या ये कह दें हमारे अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होता? नहीं होता है तो मैंने लिखाया क्यों? इसका मतलब होता है। तो व्यक्ति दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। व्यक्ति जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक मतलब हमारे जैसे नहीं, तो ये सब प्राकृतिक हैं। जिन्हें प्रकृति ने उत्पन्न किया है वो प्राकृतिक व्यक्ति हो गए। लेकिन कृत्रिम व्यक्ति का मतलब है जो है नहीं, मान लेते हैं, जिन्हें विधि ने बना दिया, जिन्हें हमने मान लिया, व्यक्ति का दर्जा दे दिया। मतलब उनमें हाड़ मास नहीं होता हमारी तरह, केवल एक कानून उन्हें दर्जा दे देता है। क्योंकि अब कानून का जमाना है
तो आप कानून पढ़ रहे हो तो कानून उन्हें दर्जा देता है कि ये व्यक्ति है, इसे व्यक्ति माना जाए। तो जो लोग कानून, किसी भी कानून में, ध्यान रखना अलग अलग कानून है, अलग अलग व्यक्ति मिलेंगे, तो जो कानून किसी भी संस्था को व्यक्ति का दर्जा दे रहा है वो संस्था कृत्रिम व्यक्ति हो जाएगी। और इस कृत्रिम व्यक्ति को बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो है जिम्मेदारी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। क्यों? आप मार्केट करोगे, आपसे अपराध भी होगा, आपसे अपकृत्य भी होगा, तो जब किसी का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप जिम्मेदार नहीं ठहराए गए तो कंपनी, अब चूंकि उसका अपना कोई हाड़ मास है नहीं, किसी की सैलरी नहीं देगी, कोई मर गया, किसी को नुकसान हो गया, किसी की संविदा भंग कर दी, कौन जिम्मेदार? लाभ कमाने वाले कुछ लोग अलग हैं और वो कह देंगे कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं तो हम थोड़ी ना भरेंगे। तो इसलिए कोई भी कानून, जो भी रजिस्टर्ड संस्था होती है, रजिस्टर्ड, ध्यान रखना, उसको हम कृत्रिम व्यक्ति भी कह देते हैं। और चूंकि उसका उदय, उसका जन्म विधि ने किया है, इसलिए उसको हम विधिक व्यक्ति भी कहते हैं। विधिक व्यक्ति मतलब जिसे विधि ने दर्जा दिया है, ठीक है। कृत्रिम इस आशय से कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका हाड़ मास नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, केवल रजिस्टर्ड हुई है। विधिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति में कोई दिक्कत रह गई? अब अभी तक हम लोग समझते थे कि व्यक्ति केवल हम ही हैं, हमारे अलावा भी ये व्यक्ति हैं, ठीक है। विधि ने बना दिया, इनका हाड़ मास नहीं है इसलिए इनको ऐसा नाम दे दिया। अब दूसरा एक और आ गया, ये निगमित व्यक्ति, निगमित निकाय। निगमित का मतलब यहां इसके पंजीकरण से है। रजिस्ट्रेशन से है। तो जो चीज किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो रही है, क्योंकि विधिक व्यक्ति से मान ही रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए विधि होगी ना कोई। तो जैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कंपनी अधिनियम है। अब इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 है, उसमें कंपनी के निगमन की प्रक्रिया दी है। निगमन मतलब रजिस्ट्रेशन, निगमन मतलब उसके पैदा होने की प्रक्रिया, उसके जन्म लेने की प्रक्रिया। जैसे मानव के जन्म लेने की प्रक्रिया है, किसी जीवधारी के जन्म लेने की प्रक्रिया है, ऐसे ही कंपनी के भी जन्म लेने की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कंपनी बनाऊंगा और कंपनी बन के खड़ी हो गई, नहीं। पहले आपको उसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के पास आप पूरी प्रक्रिया पूरी करोगे और वो जो जो कहेगा वो आप कागज तैयार करोगे, उसको सबमिट करोगे, वो चेक करेगा और उसके बाद जब उसे लगेगा कि सारी शर्तें आपने पूरी कर दी हैं, तब फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट में आपका जो नाम दिया होगा, जो जैसे दिया होगा, और उसका मतलब यह है कि आपने कंपनी का जन्म हो गया। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन मतलब निगमन। देखो पंजीकरण आपने सुना है, निगमन नहीं सुना, तो ये कौन सी बला आ गई? मैं ये कहता हूं इसलिए कानून और आम भाषा में पढ़ने में अंतर होता है। अब निगमन मतलब कानून, कंपनी का पैदा होना, तो ये प्रक्रिया करोगे तो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है, इसको इनकॉर्पोरेट कहते हैं। फिर कंपनी का 1 साल में काम करना जरूरी है पैदा होने के बाद। तो 1 साल के भीतर आप अपना सारा सेटअप बना लीजिए। पहले से कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, नहीं तो 1 साल के बाद अगर नहीं करते हैं तो फिर आप पर दूसरा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 1 साल का ग्रेस पीरियड है, उसमें आपको काम शुरू कर देना है, मतलब यहाँ ध्यान रखना है। तो अब देखो 3 स्वरूप हैं ऐसे। अगर हम निगमित व्यक्ति कह रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ठीक। कृत्रिम व्यक्ति है मतलब हमारी जैसी नहीं है। कंपनी विधिक व्यक्ति है, इसका मतलब है कंपनी किसी विधि के द्वारा
जन्म ली हुई है। इसे विधि ने व्यक्ति का दर्जा दिया, विधि ने माना है कि ये व्यक्ति है। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको इस हेडिंग में लिखना है कि कंपनी का स्वरूप कैसा है। अच्छा, इसका जो मेन चीज है आप वो ध्यान में रख के चलेंगे, भाव, कि कंपनी बनी क्यों है ना? क्यों बनी थी? क्योंकि रोजी रोटी कमानी है, तो रोजी रोटी के हिसाब के लिए ही कंपनी का निर्माण किया गया है। तो यहां ध्यान रखना, अब चूंकि हाड़ मास नहीं है, निगमन है, तो ये संस्था हो गई, तो एक रजिस्टर्ड संस्था है। कंपनी का अपना स्वरूप नहीं होता, अपना हाड़ मास, अपना शरीर नहीं होता, अपना दिमाग, हाथ पैर कुछ नहीं होता। जिम्मेदारियां केवल होती हैं इसकी, अधिकार भी कंपनी के, वो सारे काम कर सकती है जो एक मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं करती। उसके लिए वो हाड़ मास वाला, क्यों, काम कौन करेगा? हाड़ मास वाला व्यक्ति ही करेगा। तो सारा काम वही करते हैं। कंपनी का निर्माण करने से लेकर कंपनी के समापन तक का सारा काम करेगा कोई इंसान नहीं। तो वो व्यक्ति, कंपनी उनको हायर करती है, अलग अलग पदनाम देती है और वो उसका काम निपटाते रहते हैं। जैसे आप संपत्ति खरीद सकते हैं, वैसे कंपनी संपत्ति खरीद सकती है। जैसे आपको नुकसान होगा, वैसे कंपनी को भी हो सकता है। कंपनी अपराध कर सकती है, आप कर सकते हैं। आप पर जुर्माना लग सकता है, कंपनी पर भी लग सकता है। आप किसी को हायर कर सकते हैं, कंपनी भी हायर, सारे काम कर सकती है। ठीक है, अब उससे अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई, और इसका मेन मकसद जो है निगमन का, व्यक्ति बनाने का, वो केवल यही है कि जिम्मेदारियां थोपी जाए। तुम मुकदमा जैसे कर सकते हो, वैसे कंपनी भी तुम पर कर सकती है, तुम कंपनी पे कर सकते हो। बस तुम्हारा लाइफ स्टाइल अलग है, उसका लाइफ स्टाइल अलग है। वो अपना काम अपने आप नहीं करती, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तो दिमाग नहीं है, वो मनुष्य से ही कराती है, और उनको अलग अलग पदनाम दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना, कंपनी का जो अस्तित्व में लाने वाला व्यक्ति है उसको प्रमोटर कहते हैं। वो व्यक्ति लाएगा, प्रमोटर जिसे कहेंगे, वो सारी प्रक्रिया पूरी करता है प्राथमिक तौर पर, तो इसलिए उसको प्रमोटर। अच्छा, जैसे ही कंपनी बन जाएगी, कंपनी बनने के बाद कंपनी को बनाने वाला और कंपनी 2 लोग हो जाते हैं। जब तक नहीं बनी कुछ नहीं है। जैसे ही कंपनी का निगमन हो गया, कंपनी एक हमारी तरह व्यक्ति बन गई, अदृश्य व्यक्ति, दिखेगी नहीं लेकिन रहेगी। तो कभी भी कंपनी के मेंबर को और कंपनी को एक मत समझना, 2 हैं। तो इसीलिए, और क्योंकि अब इसका अस्तित्व है तो ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। ठीक वैसे ही जैसे एक मनुष्य को एक जब संतान पैदा होती है तो बेटा और बाप 2 लोग अलग अलग होते हैं। अब वो भले चाहे ये कहे कि ये मेरा ही अंश है, मेरा ही अक्ष है, लेकिन है तो अलग। मैंने ही बनाया, लेकिन है तो अलग। इतना ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही समझने में होती है कि कंपनी का मतलब कंपनी के सदस्य है, कंपनी का मतलब कंपनी का प्रमोटर है, कंपनी का मतलब शेयर होल्डर है। नहीं भाई, ये सब अलग हैं, ये सब अलग हैं और कंपनी अलग है। कंपनी का मतलब कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, वो उसका अस्तित्व है, क्योंकि वो है नहीं, दिखाई नहीं देती, लेकिन है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बात आती है इसकी विशेषताओं पर। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है, कुछ भी आ जाए। मतलब जैसे हम आवश्यक तत्व तो लिखते हैं, वैसे ही आपको इसमें, अगर कंपनी पूछेगा तो ये आएगा ही आएगा। कंपनी का निगमन पूछ ले तो ये बताना ही बताना है, निगमन भी ध्यान रखना। और यहाँ निगमन से संबंधित एक मामला है, उसको भी ध्यान में रखना। सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और पहली विशेषता इसकी है, देखो हेडिंग से ही इसका नाम पता लग जाएगा।
पृथक मतलब अलग, सेपरेट, स्वतंत्र, आजाद, ठीक है। और अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, वजूद। अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे उसी की बात है। तो इसमें आपको हेडिंग में ये लिखना है कि कंपनी के सदस्यों से एक अलग अस्तित्व होता है, पूर्ण स्वतंत्र होते हैं कंपनी अपने सदस्यों से। कंपनी और कंपनी के सदस्य आपस में पूर्णतः भिन्न होते हैं, एक नहीं होते। चाहे वो कंपनी को बनाने वाला हो, चाहे कंपनी का शेयर होल्डर हो, या उसमें काम करने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का आम आदमी की तरह अपना स्वरूप नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसका वजूद होता है और एकदम अलग होता है। तो इसलिए इस हेडिंग में आपको यही लिखना है कि कंपनी निगमन के बाद, निगमन का मतलब पैदा होने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद अलग हो जाती है, उसका एक अलग रूप हो जाता है और वो सब कुछ अपने नाम से करती है। कंपनी मुकदमा अपने नाम से कर सकती है, संपत्ति अपने नाम से लेन देन करती है, पैसे का लेन देन अपने नाम से, पूंजी अपने नाम से, खाता अपने नाम से, नौकर चाकर सब अपने नाम से रखती है। सब कुछ अपना उसका होता है और उसके सदस्यों का उससे डिफरेंट होता है। ये बात आपको इस लक्षण में लिखनी है कि जैसे ही ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो एक अलग स्वरूप धारण कर लेती है, एक अलग अस्तित्व में आ जाती है। उसका अपना नाम जो होता है वही सब कुछ होता है। अब इसमें तुम्हें यही सब कुछ लिखना है कि अलग होने के बाद सब कुछ अलग हो जाएगा। कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, संविदा कर सकती है, संव्यवहार कर सकती है, न्यायालय में वाद ला सकती है, उस पर कोई मुकदमा ला सकता है ना। कंपनी अपने सारे कृत्यों के लिए दायी होती है, उसका उत्तराधिकार होता है, और कंपनी दिवालिया भी होती है आम इंसान की तरह। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। कंपनी की एक मुद्रा होती है, मुद्रा मतलब स्टैंप, और कंपनी की अपनी अलग पूंजी भी होगी, लेन देन तो भी करेगी। तो ये सब इसमें लिख सकते हैं, जितना याद रह जाए उतना समझा देना, नहीं और अस्तित्व में इस मामले का नाम डाल देना। कभी कभी सवाल भी आ सकता है कि सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी के मामले को समझाइए। कभी कभी आ जाएगा पर्दा हटाने को लेकर। पर्दा हटाने को लेकर का मतलब क्या है? पर्दे में क्या है और हटा दो तो पता लग जाएगा पर्दे में कौन है ना। वही है पर्दा हटाना। फिर इसके बाद सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, और यहां जो सीमित दायित्व शब्द यूज हुआ है इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारियां सीमित है। असल में कंपनी में जब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो दो तरह की कंपनियां आ जाती हैं, सीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व वाली। तो जब दायित्व असीमित है किसी कंपनी का तो उसके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है, लाभ के साथ हानि भी उनकी असीमित होती है। यानी कि कंपनी को जो नुकसान होगा उस सब नुकसान की भरपाई वो सारे सदस्य करेंगे। आपकी पूंजी से कोई लेन देन नहीं है कि आपने कितना अनुपात लगाया, जिस अनुपात में लगाया है उसी अनुपात में आपको वो सारी हानि उठानी पड़ेगी। इसका मतलब असीमित दायित्व। ऐसी कंपनियां ज्यादा हैं, यह है सीमित दायित्व। तो इसके सदस्यों का दायित्व भी सीमित होता है। सदस्य यहां समझेंगे तो इसके अंशधारी, शेयर होल्डर, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उन पर भाई जायज बात है कि आप 100 रुपए का अगर शेयर खरीदे तो आप 100 रुपया देना चाहोगे ना। कंपनी को हो गया 1 लाख करोड़ का नुकसान, तो 100 रुपया लगा के आप उसका फिर उस अनुपात में 1000 के अनुपात में थोड़ी ना भरपाई करोगे। तो सीमित का मतलब यहां यह है कि मैंने अगर 100 रुपया लगाया, 100 रुपया की गारंटी ली, तो चाहे कंपनी कितने भी नुकसान में आ जाए
मेरी जिम्मेदारी 100 रुपए तक ही है। मैंने 10,000 लगाया तो 10,000 तक ही है। सब पहले दे दिया तो कुछ नहीं देना, अगर कुछ दे दिया है बाकी है तो जितना बाकी है केवल उतना ही देना है आगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो। मतलब यहाँ सीमित दायित्व से मतलब ये है कि कोई भी शेयर होल्डर जो है वो केवल अपने द्वारा खरीदे गए शेयर की कीमत तक ही उस कंपनी में दायित्वाधीन है, उससे ज्यादा नहीं। आपने अगर 1,000 का शेयर 1,000 उसकी पूंजी में लगाए हैं तो 1,000 से ज्यादा कंपनी आपसे कभी भी नहीं ले सकती है, ये ध्यान रखना। फायदा कंपनी होगा। अभी क्या कहा था हमने, कंपनी और शेयर होल्डर 2 लोग हैं, तो फायदा किसका हुआ, कंपनी का हुआ ना। तो शेयर होल्डर को उसका अंश दिया जाता है, सारा लाभ शेयर होल्डर का नहीं होता, उसका अंश दिया जाता है। उसका अंश लेबर को भी बोनस के रूप में दिवाली को दिया जाता है। तो लाभ का कुछ प्रतिशत कंपनी आपको देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लाभ कमाया वो शेयर होल्डरों का हो गया, सबको बराबर से बांट देंगी, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व तो अपना है, अपना लाभ कमा रही है ना, तो अपने लिए काम कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं कर रही है। आपसे पूंजी ली, आपको पूंजी का फायदा देगा, बस इतना सा फायदा मिलेगा उसका। क्या कहा था, निगमित निकाय हैं तो हर चीज का निगमन अलग कानून से होता है। कंपनी का मतलब केवल वो कंपनी होगी, वो निगमित संस्था होगी जो कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होगी, उसी को कंपनी की परिभाषा में केवल वही आएगी। अब देखो, कोई भागीदारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है वो भी संस्था कॉर्पोरेट, लेकिन वो कैसी है, भागीदारी होगी, समझ रहे हो। तो भागीदारी अधिनियम अलग है, वो अलग है। तो इसलिए जिस कानून के तहत कोई संस्था रजिस्टर्ड है वो निकाय अपना अलग, कंपनी अलग, उसके रेगुलेशन होंगे और वो उसी के हिसाब से रेगुलेट होगी। किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड संस्था को कंपनी नहीं कहा जाएगा। कंपनी केवल उसी संस्था को कहा जाएगा जो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होगी, इसकी शर्तें पूरी करके हो, ठीक है। तो जो यहाँ आई पैसा लेके भाग गई वो कंपनी नहीं है, ठीक है। और कंपनी का पैसा तभी मारा जाता है, इन कंपनियों की बात कर रहा हूं, जब कंपनी इतने नुकसान में चली जाए कि उसकी जो अस्थियां हैं, अस्थियां मतलब हड्डी नहीं, अस्थि संपत्ति, ठीक है, एसेट्स, वो इतनी कम पड़ जाए कि शेयर होल्डर को देने के लिए पैसा ना बचे, तभी पैसा मारा जाता है। वरना शेयर होल्डर का पैसा प्राथमिकता पर रहता है और उसकी जो संपत्तियां हैं उससे भरपाई हो जाता है। तो देनदारी पहले निपटाई जाएंगी, बाद में बचेगा तो, और वो तभी होगा जब समापन होगा। कंपनी का वाइंड अप भी होता है, जैसे रजिस्टर्ड हुई वैसे वाइंड अप होगा, इससे पहले नुकसान तो हो सकता है, नुकसान में चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप जैसे चल, अब तो चूंकि हर चीज हाईटेक हो गई है तो आप अपना शेयर उसी हिसाब से बेच सकते हो। तो नुकसान में है तो नुकसान बेच दो, अब तो बिजनेस हो रहा है मार्केटिंग में, तो उसी हिसाब से कर सकते हो। लाभ में है तो लाभ में बेच दो, आपको कोई नुकसान है ही नहीं। अब आपने किसी में पैसा लगा दिया जो भाव है, तो वो पैसा लगा दिया, वो ले गया, आपको शेयर थोड़ी ना दिया उसने, तो वो तो भाग ही जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में आप शेयर खरीदते हो तो उसका तुरंत आपको एक सर्टिफिकेट देता है। असल में सबसे जरूरी जो है, अंतर समझो। हम लोग किसी चीज को भी कंपनी कह देते हैं, वो कंपनी नहीं है। कंपनी केवल वही है जो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। फिर इसके बाद आएगा शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। शाश्वत का मतलब अनंत, एक ऐसा समय जिसकी गणना ना कर सके, है ना, अंतहीन। और उत्तराधिकार का मतलब, उत्तर मतलब बाद में और अधिकार एक के बाद एक, है ना। तो हमारा उत्तराधिकार हमारी संतानें लेती हैं, संतान नहीं होती तो कोई और नातेदार लेता है, ऐसे।
तो मेरे बाद में मेरी संपत्ति को कौन संभालेगा, मेरे अधिकार को कौन संभालेगा, उसका मतलब उत्तराधिकार। तो सक्सेशन है ये। तो शाश्वत और उत्तराधिकार। तो कंपनी की जो तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है कि कंपनी कभी भी समाप्त नहीं होती है। कंपनी कभी भी मरती नहीं है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो जाने के बाद भी, कंपनी के दिवालिया हो जाने के बाद भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, कंपनी और कंपनी के सदस्यों का आपस में संबंध तो है, अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का अस्तित्व अलग और उसके सदस्यों का अस्तित्व, दोनों अपनी अपनी जिंदगी है, ये ध्यान रखना, एक नहीं है। तो इसलिए अगर सदस्य मर भी जाते हैं तो भी कंपनी खत्म नहीं होती। ध्यान रखना, कंपनी कब खत्म होगी? जब उसका वाइंड अप होगा, समापन होगा। रिटर्न में जैसे पैदा हुई वैसे रिटर्न में खत्म होगी, उसी प्रक्रिया से। जब सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रार की कंपनी समाप्त की जाती है, तब कंपनी को खत्म माना जाएगा। आदमी के मरने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के सदस्य आते जाते रहते हैं, कंपनी के अंशों का अंतरण नए नए सदस्यों को होता रहता है, और यही कारण है कि एक के बाद एक लोगों का, अनंत लोगों के जाने के बाद भी कंपनी शाश्वत बनी रहती है। वो आम मनुष्य की तरह मृत्यु निश्चित है वाले सिद्धांत पर नहीं चलती। कंपनी जब तक चाहे, जितने लोग आते जाते रहें, कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। तो शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब, कोई टेंशन। अगली विशेषता है इसकी पृथक संपत्ति। पृथक बोलें तो अलग, संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी भी रख सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कंपनी की चौथी विशेषता जो है वो ये है, और वो है पृथक संपत्ति रखना। तो कंपनी एक विधिक व्यक्ति होने के नाते अपनी संपत्ति अर्जित कर सकती है, संपत्ति धारण कर सकती है, कंपनी संपत्ति का लेन देन कर सकती है, कुछ भी। संपत्ति के बारे में आप, जो एक आम आदमी अपनी संपत्ति के बारे में जो संव्यवहार कर सकता है, वो कंपनी भी कर सकती है। पैदा होने के बाद कंपनी जो भी संपत्ति खरीदेगी उस पर किसका अधिकार होगा? कंपनी का, सदस्यों का नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी खुद में एक व्यक्ति है। तो जो भी संपत्ति, जमीन जायदाद है ना, दुनिया की जो चीज बिल्डिंग बनाएगी, वो सब संपत्ति पर कंपनी का अपना हक होता है। कंपनी के अंशधारी कंपनियों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं। संपत्ति में कोई विधिक अधिकार नहीं, कोई सामयिक अधिकार नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, उसके अंशधारियों की नहीं होती है। अंशों की अंतरणीयता, ट्रांसफरेबल, अंतरण योग्य, ये इसकी अगली विशेषता है। और किसी भी निगमित कंपनियों के जो अंश होते हैं वो अंतरण योग्य होते हैं। अंतरण योग्य यानी कि उनका अंतरण किया जा सकता है, और वो कभी भी मतलब, अंतरण का मतलब है कि जो शेयर होल्डर शेयर लेंगे, वो ऐसा नहीं कि हमने खरीद लिया तो हम उसे बेच नहीं सकते, जब चाहे तब बेच दो। इस हेडिंग में आपको यही लिखना है कि कंपनी के अंश अंतरण करने के योग्य होते हैं। ये उनमें गुण होता है कि वो कंपनी अपने अंशों को कभी भी अंतरण कर सकती है। उनके सदस्य ऐसा नहीं है कि हमेशा पकड़ के रखेंगे उसे। फिर इसके आगे आप एक और हेडिंग डालोगे और इसमें लिखोगे निगमित वित्त व्यवस्था, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, निगमन का मतलब आप पहले ही समझ गए थे, है ना, एक प्रक्रिया के तहत।
और इसका मतलब है इकोनॉमी, फाइनेंस, पैसा। अब सोचो, कंपनी का अपना कुछ है नहीं है, अरे अपना शरीर ही नहीं है ना, तो और कुछ कैसे होगा। और कंपनी पैदा हुई यानी कि निगमन हुआ, निगमन हुआ तो उसकी पूंजी थोड़ी ना पैदा होगी भाई। कंपनी के पैदा होने से ऐसा तो नहीं है कि वो साथ में सोना चांदी लेकर आएगी, उसे पूंजी का इंतजाम यही करना पड़ेगा। निगमन होने के नाते इसको पूंजी इकट्ठी करना बहुत आसान होता है। और पूंजी मतलब शेयर, देखो यह है पूंजी वित्त व्यवस्था में, और पूंजी की एक बड़ी सी मात्रा, एक टुकड़े को हम कहते हैं अंश। इसी को अंग्रेजी में आप लोग कहते हो शेयर, ठीक है। तो जो कंपनी की पूंजी होती है, अब उसने जब कंपनी का निगमन हुआ होगा तो उसमें एक पूंजी की मानक रख दिया होगा कि 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 करोड़, जैसा भी उसने कि हम इतनी पूंजी कंपनी में मेंटेन करेंगे, है तो नहीं उसके पास, ठीक है। तो क्या करेगा, अब दो तरह की कंपनियां हैं, वो दो नहीं, सीमित और असीमित, वो उसकी अपनी प्रकृति है। कंपनियां अब 3 तरह की हो गई हैं, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और एकल कंपनी। पहले एकल नहीं थी, 2 थी, प्राइवेट और पब्लिक, अब एकल भी हो गई। तो ये वाला नियम की 2 या 2 से अधिक वाला ये अपवाद है, एकल कंपनी अब बना दी है। एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी चला सकता है। तो ध्यान दो, अकेला चलाएगा तो पूरी पूंजी अपना लगाएगा, प्राइवेट व्यक्ति अपनी पूंजी लगाएंगे, अपनी कंपनी होगी उनकी, क्योंकि उतने ही लोग होंगे। हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वित्त व्यवस्था की, वो है पब्लिक कंपनी की। कंपनी को पूंजी इकट्ठी करने के लिए सदस्यों की जरूरत होती है। तो अगर प्राइवेट कंपनी में जितने भी सदस्य, अब आप एक घर के हो, आपके पास पैसा है, आपने सब घर का नाम लिख लिया और कंपनी इकट्ठी कर दी, क्योंकि आपने अपनी पूंजी लगानी है, किसी जरूरत नहीं, इकट्ठी करनी पड़ती है पब्लिक कंपनी को। तो पब्लिक कंपनी अपनी पूंजी की डिमांड जनता से करती है, और उस जनता से वो ये कहती है कि आप लोग पूंजी लगाइए, इसीलिए उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। अब एक आदमी उतनी पूंजी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पब्लिक है, तो आम पब्लिक से ही पूंजी लगवानी है, तो उस पूंजी को हम टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और उसके एक टुकड़े को शेयर, अंश कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो पूरा नाम हुआ वो अंश पूंजी हुआ, ठीक है। अब उस टुकड़े को, यानी कि उस कम मात्रा को, कम रकम को कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अब उसकी वैल्यू के अनुसार होता है, वो चाहे 1 रुपया रखे, पैसा रखे, 100 रुपया रखे, 1000 रुपया रखे, वो एक टुकड़ा बना देगा। अब 100 रुपए का टुकड़ा बनाया, उसने आमंत्रित कर दिया, तो अब तुम्हारे पास 100 रुपए फालतू हैं, आपने लगा दिया, उसको पूंजी को खरीद लिया, ठीक है। अब वो पूंजी खरीदेंगे तो आपसे पैसा ले लेंगे, और पूरी दुनिया के लोग जब उसको खरीदेंगे, जो इच्छुक होंगे वो उसका पैसा देंगे और पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से पूंजी इकट्ठे करने के तरीके को क्या कहा जाता है, निगमित वित्त व्यवस्था, कारपोरेट, है ना, फाइनेंस, इकोनॉमी। अंश समझ गए, अंश पूंजी समझ गए। अब ध्यान रखना, मैं अभी बताते चलता हूं, जो अंश होता है जरूरी नहीं है कि कंपनी उस अंश की वैल्यू को तुरंत ले ले। देखो हम लोग सैद्धांतिक पढ़ रहे हैं, उधर नहीं पढ़ रहे, वैसे होता बहुत कुछ है। तो 100 रुपए का, माना कि 100 रुपए का अंश आप ले रहे हो, और कंपनी को लग रहा है कि अभी 50 रुपए में काम चल जाएगा, शेयर 100 रुपए का, तो कहेगा चलो 50 दे दो, 50 बाद में दे देना, है ना। उसकी पूंजी 1000 करोड़ की है, उसे लग रहा है कि अभी 500 करोड़ में काम चल जाएगा, तो 500 करोड़ का निगमन करेगी, सारी पूंजी आपसे नहीं इकट्ठी कराएगी। क्या करेगी पैसे इकट्ठा करके, खाली आपको लोड पड़ेगा। तो इसलिए ये अभी हम लोग जब अंश पूंजी पढ़ेंगे तो आगे समझ लेंगे। तो अंश का मतलब यहाँ इस पूंजी से है, और वो अंश जो है उस पूंजी का एक हिस्सा है, पूरी पूंजी नहीं। कोई टेंशन यहाँ इस व्यवस्था में, पूंजी इकट्ठी कर लेंगे। कैसे करेंगे, जनता को आमंत्रित करेंगे कि आप पूंजी, यानी कि हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है। अब जनता क्या करेगी,
देखो मैंने कहा ना, निगमन जैसे ही होता है कंपनी का, तो उसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, तो उसमें हम कंपनी का सारा चिट्ठा लिखते हैं अलग अलग कागजों में। जैसे हम कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, तो उसमें एक प्रोस्पेक्टस बनता है विवरणिका, तो उसमें कंपनी की सारी खूबियां बुराइयां सब कुछ लिख देते हैं। अब उसको व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ के समझता है क्या करेगा, पैसा लगाना सही है नहीं सही है, और जैसा उसे महसूस करता है वो पैसा लगा के उसका शेयर खरीद लेता है। ये प्रक्रिया है उसकी। हम उसके कागजों पे चलेंगे जब कंपनी का निगमन करेंगे तब, लेकिन अभी यहाँ समझ लो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो जिसमें जनता का पैसा लगा, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक बाद में सरकारी बन जाती है, बाद में नहीं, सारी नहीं बनती। सरकारी कंपनी का मतलब है जिसमें आधे से ज्यादा शेयर सरकार ले ले, मतलब जिस कंपनी में सरकारी शेयर आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा पूंजी है, तो वो सरकारी। ठीक है, बाकी सब होता जनता का ही है, जिसके पास जैसा पैसा है वो वैसा पैसा लगा देता है। पब्लिक का मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक की पूंजी, बस ये। फिर अगली हेडिंग, केंद्रीयकृत प्रबंधन, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो केंद्रीकृत प्रबंधन यानी कि कोई भी कंपनी की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है उसका प्रबंध। और किसी भी कंपनी में ध्यान में रखना, कंपनी के शेयर होल्डर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कंपनी अलग बॉडी है, शेयर होल्डर अलग बॉडी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो वो कंपनी की छाती पर बैठेंगे जाके रोज रोज कि ना ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तब तो वो डूब जाएगी। क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए भाई एक्सपीरियंस होल्डर लोग रखे जाते हैं, और शेयर होल्डर तो मैं भी हो सकता हूं, मुझे क्या पता कंपनी के बारे में। शेयर होल्डर तो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, वो भी पैसा लगा देगा, लेकिन वो कंपनी के बारे में नहीं जानता। तो कंपनी के केंद्रीकृत प्रबंधन से मतलब यहाँ है कि कंपनी का जो प्रशासन है वो कुशल लोग, योग्य लोग संभालेंगे, अनुभवी लोग संभालेंगे। कंपनी के प्रबंधन से कंपनी के शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं रहता। तो आपको इसमें यही लिखना है कि कंपनी का प्रशासन और प्रबंधन अनुभवी, कुशल, योग्य व्यक्तियों द्वारा संभाला जाता है, उनके हाथों में रहता है। अब ध्यान दो, तो जो कुशल योग्य लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उसी क्षेत्र की पढ़ाई की होती है उन्होंने, उन्हें अनुभव होता है। तो कंपनी उन प्रबंधन के लिए, ऐसे प्रशासन के लिए उनको नियुक्त करती है। ठीक है, हाँ, स्पेशली नियुक्त करती है। और जो अनुभवी होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान रखना, ऐसे अनुभवी लोगों को जिनको कंपनी चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है उनको कहा जाता है निदेशक, डायरेक्टर। इनका पूरा जो ग्रुप होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। एक व्यक्ति को व्यक्तिगत कहेंगे तो डायरेक्टर, निदेशक कहेंगे, और जब पूरा समूह होगा तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होती है और बहुमत से फैसले लिए जाते हैं, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ इनका कार्यकाल भी होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक डायरेक्टर अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो कंपनी में इनके इसके लिए भी व्यवस्था होती है। और डायरेक्टर बनाने से पहले उसको एक निश्चित शेयर भी कंपनी खरीदवाती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा हित रहेगा, वरना तो वो डुबा देगा। तो लेकिन फिर भी अगर पता लगता है कि किसी ने इसमें अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, कोई उसका अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था होती है कंपनी उन पर, है ना, मुकदमा, अपराध, क्योंकि अपराध होता है उसमें भी, अपराध और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, इतना ध्यान रखना। एक और हेडिंग डाल सकते हो, निवेशकों का संरक्षण। तो जैसा आप लोग जानते हो, ये कंपनी वास्तविक व्यक्ति नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति है।
और इसलिए कंपनी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। और जब उसमें दिमाग नहीं है तो कंपनी दुराशय भी धारण नहीं कर सकती। तो ध्यान दो, आईपीसी में जाना, दुराशय समझे ही हो वहां। तो जब कंपनी का दिमाग ही नहीं है, उसका है ना, शरीर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो उसके मन में आशय भी धारण नहीं होगा, उसकी अपनी इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए कंपनी का कभी मन दूषित नहीं होता। और जब उसका मन दूषित नहीं होता तो उसका आपराधिक दायित्व भी नहीं होता। देखो ध्यान रखना, उसका नहीं होता, कंपनी का अपना तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए, और चूंकि कंपनी को अपराध विधि में व्यक्ति माना है, अब व्यक्ति मानने का मतलब यह है कि कंपनी अपराध कर सकती है, अपराध कर सकती है। और कंपनी का अपना दिमाग तो है ही नहीं, तो जब दिमाग नहीं है तो वो दुराशय धारण नहीं करेगी, और धारण नहीं करेगी क्योंकि वो खुद कार्य भी नहीं कर रही है तो अपराध कैसे करेगी। तो यहाँ जो समझाने का मतलब यह है कि कंपनी का अपना कुछ नहीं है, और कंपनी को संभाल कौन रहा है, ये लोग, तो अपराध कौन करेगा, ये लोग। ध्यान रखना, तो दायित्व तो किसका हुआ, इन लोगों का। भले देखो, कंपनी जेल नहीं जाएगी, अगर कंपनी ने अपराध किया तो कौन जेल जाएगा, कंपनी का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तो जेल कौन जाएगा, ये जाएंगे। कंपनी केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति को तो कर सकती है, भाई आर्थिक नुकसान हुआ कंपनी चलो भर देगी। वो भी अगर व्यक्ति ड्यूटी के दौरान, कोई भी जो है निवेशक, उसका नुकसान हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान हुआ है, और कोई डायरेक्टर उसमें अलग से जिम्मेदार है, तो कंपनी नहीं भरेगी, वो डायरेक्टर भरेगा। ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना है आपको यही कि कंपनी का अपना दिमाग नहीं होता तो उसका अपना जो आपराधिक दायित्व है वो कंपनी पर व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, तो उसकी जिम्मेदारी ये डायरेक्टर को दी जाती है, क्योंकि यही इन्हीं के दिमाग से कंपनी चल रही है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। और कंपनी जो आपका बीएनएस है उसमें व्यक्ति का दर्जा उसे मिला है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कतई उसको माफ कर देंगे, नहीं, जिम्मेदार डायरेक्टर है लेकिन भरेगी कंपनी ही। जेल जाने की नौबत आए डायरेक्टर जेल जाएगा, आर्थिक हानि को कंपनी के खाते से ही भरा जाएगा। तो क्योंकि वो उसे जेल नहीं भेज सकते, उसका अपना स्वरूप ही नहीं है, शरीर नहीं है। तो यहाँ जो हाड़ मास वाले लोग हैं, अपराध वो लोग करेंगे, जिम्मेदारी कंपनी की है और कंपनी जिम्मेदारी दे रही है निदेशक को, डायरेक्टर को, तो वो डायरेक्टर भरेगा। तो जेल डायरेक्टर जाएगा, जो लोग दोषी होंगे वो लोग जेल जाएंगे, कंपनी नहीं जाएगी। कोई टेंशन? ठीक है। एक और हेडिंग डाल सकते हो आप, बाद का अधिकार, और ये मैंने सूक्ष्म पहले से भी बताया है, और इसमें आपको लिखना है कि कंपनी विधिक व्यक्ति होने के नाते अपने नाम से वाद ला सकती है, उसके विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कंपनी पर भी मुकदमा कर सकता है, और कंपनी भी किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा कर सकती है। और जब भी कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी मुकदमा करके आप कंपनी से कर सकते हो। अगर आप कंपनी का नुकसान कर रहे हो तो कंपनी आपसे भी मुकदमा करके उसकी भरपाई कर सकती है। ठीक है, तो इतनी हेडिंग लिखना है। इसके बाद अगर आपको नीचे निष्कर्ष रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो।